सो लीनियर अरेंजमेंट पजल्स जैसे आपको कुछ सेट ऑफ पर्सन्स गिवन है, लेट्स से देयर आर 5 persons, और you want to arrange those 5 persons on a line, right? So there are 5 positions, right? 3, 4 and 5 positions are there, right? There are 5 persons जिनको आप अरेंज करना चाहते हो ना line, and there are 5 positions उनको अरेंज करने के लिए, right? So आपको कुछ सेट ऑफ कंस्टेंट्स दिए होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप उन 5 पर्सन्स को किसी भी पोजीशन पर प्लेस कर सकते हैं। देयर हैज टू बी like you have to follow certain set of constraints given in the question itself. तो सेशन के फर्स्ट हाफ टाइम में हम लोग उन्हीं कंस्ट्रेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के कंस्ट्रेंट्स हमारे पास हो सकते हैं इन दिस टॉपिक ऑफ लीनियर अरेंजमेंट, और कैसे उन कंस्ट्रेंट से हम लोग केसेस बना सकते हैं, राइट? मतलब व्हाट आर दी वेरियस पॉसिबिलिटीज जो उन कंस्ट्रेंट से लेड, राइट? तो सबसे पहला जो काम करते हैं हम लोग उसके डायरेक्शन समझते हैं। जैसे लीनियर अरेंजमेंट पजल्स हैं तो उसमें क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो हो सकता है डायरेक्शन की बात करें अगर, तो डायरेक्शन कैन बी नॉर्थ और इट कैन बी साउथ डायरेक्शन। ओके, तो ऐसा आपको मेंशन हो सकता है कि देयर आर 5 पर्सन सिटिंग इन अ लाइन, 3 of them faces north direction and 2 of them face south direction, right? या फिर all 5 of them face the north direction, all 5 of them face the south direction, right? तो इस टाइप से आपके कंस्ट्रेंट मेंशन हो सकता है। तो नॉर्थ और साउथ आप एज्यूम कैसे करेंगे, राइट? आप अपने रिस्पेक्ट में देख लीजिए कि आपके रिस्पेक्ट में नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन क्या होगा। तो हम सभी इससे एग्री कर रहे होंगे कि दिस डायरेक्शन विल बी नॉर्थ डायरेक्शन। अगर मैं इसे अपवर्ड एरो यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, यस और नो? आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, राइट? सो नॉर्थ डायरेक्शन अगर अपवर्ड मार्क करें, और अगर इसी में डाउनवर्ड मार्क करेंगे तो वो साउथ डायरेक्शन बन जाएगा, राइट? ये भी नॉर्थ डायरेक्शन, अगर इसमें मैं डाउनवर्ड एरो बनाऊंगा ऐसे तो ये साउथ डायरेक्शन, राइट? तो ऐसे हम वहां पर कंसिडर करेंगे। ये जानना इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जानना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आपको मेंशन होगा क्वेश्चन में कि पर्सन ए सिट्स टू दी लेफ्ट ऑफ पर्सन बी, राइट? ए बी के लेफ्ट में बैठा, तो जब आप इन दोनों पर्सन की बात कीजिए, जैसे इसमें एक पर्सन नॉर्थ फेसिंग है और दूसरा पर्सन साउथ फेसिंग है, अगर आप उनके लेफ्ट और राइट की बात करेंगे तो विल इट बी सेम और डिफरेंट? कोई पर्सन साउथ फेसिंग है उसका लेफ्ट, और कोई पर्सन नॉर्थ फेसिंग है उसका लेफ्ट, ये दोनों सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे, बताइए? सेम होंगे, डिफरेंट होंगे? मेरे पास दोनों ऑप्शन आ गए हैं, दो ही मैंने ऑप्शन दिए थे। ओके, वेरी गुड। सो इट विल बी डिफरेंट। अगर आप साउथ फेसिंग पर्सन की बात करोगे तो उसका लेफ्ट इधर होगा, दिस विल बी द लेफ्ट, और नॉर्थ फेसिंग पर्सन की बात करोगे तो उसका लेफ्ट इधर होगा, जस्ट ऑपोजिट एक दूसरे के, राइट? तो ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी पर्सन के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो लेफ्ट राइट की, उस पर्सन का डायरेक्शन कौन सा है, किस डायरेक्शन में वो पर्सन फेस कर रहा है, वेदर साउथ में या फिर नॉर्थ। ओके, तो ये ध्यान से समझेंगे ना। यहाँ पर ये आप रीड कर सकते हैं। सो these puzzles, the positions of persons or objects in a row or column are to be found out with the help of the given clues. So, क्या क्या clue हो सकते हैं? Left and right are to be considered as left and right respectively of the one solving the puzzle. जो भी puzzle solve कर रहा है उसके respect में left or right does not necessarily mean the immediate adjacent position on the left or right. ये पॉइंट अभी नोट कर लीजिए, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट?
लेफ्ट एंड राइट का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि इमीडिएट लेफ्ट और राइट होगा। जैसा चलो यहीं पे समझ लो, अगर ये 5 सीट्स हैं, आप इसमें कह दो कि ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी। व्हाट डज दिस मीन? क्या इसका ये मीनिंग है कि अगर बी यहाँ पर बैठा है सपोज, तो ए को यहीं पर बैठना है, या और भी लेफ्ट वो हो सकता है? बताइए। और भी हो सकते हैं सर। राइट, वो और भी, वो यहाँ पर भी आ सकता है, ये भी तो बी का लेफ्ट हुआ, वो यहाँ पर भी आ सकता है, वो भी बी का लेफ्ट हुआ। तो ऐसे करके ए के पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होंगी करस्पॉन्डिंग टू द पोजीशन इन विच बी स्टेज। ओके, फिर थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है द स्टेटमेंट्स ए इज के नंबर ऑफ प्लेसेस और पोजिशंस अवे, right, from B, and A is kth person to the right or left of B means there are k minus 1 positions in between the positions of A and B. The statement there are 3 persons between A and B is not same as A is 3 places away from B. Very important part. Okay. ये क्या कह रहा है? अगर मैं आपको मेंशन करूं क्वेश्चन में कि A sits 3 places, A sits 3 places away from B, या फिर इसकी जगह स्टेटमेंट मेंशन करूं और A is third person, A is third person from B, right? A is third person from B, या फिर A sits 3 places away from B। इसको समझिए एक बार। जैसे जो ये 5 पोजिशन हमने मार्क की, उसमें बी की पोजिशन बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो एक बार बी की पोजिशन को यहाँ पर सपोज हमने फिक्स कर लिया, बी यहाँ पर फिक्स है, राइट। अब आपको मेक श्योर करना है कि जो ए है, ए इज 3 प्लेसेस अवे, ए सिट्स 3 प्लेसेस, सॉरी, ए इज 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, या फिर ए इज थर्ड पर्सन फ्रॉम बी। जैसे बी है, बी से अवे हमें जाना है, बी से अवे ये फर्स्ट प्लेस होगा, बी से अवे ये सेकंड प्लेस होगा, और बी से अवे ये थर्ड प्लेस होगा। बोल सकते हैं ऐसे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बी से जो जस्ट इमीडिएट है वो फर्स्ट प्लेस, उससे नेक्स्ट वाला सेकंड प्लेस, उससे नेक्स्ट वाला थर्ड प्लेस। तो ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ए सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, हमने 3 प्लेस अवे प्लेस कर दिया है बी के कंपेरिजन में। दूसरा कह रहा है ए इज थर्ड पर्सन फ्रॉम बी। आप सोचो, अगर यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर कोई पर्सन सी बैठा होता, तो आप क्या बोलते? सी इज फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बी और सेकंड पर्सन फ्रॉम बी। बताइए। सी इज फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बी, तो अगर सी फर्स्ट पर्सन है, तो इस सेकंड पर यहाँ पर सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर हमारा थर्ड पर्सन। तो हम ये कह पा रहे हैं यहाँ पर कि जो दोनों स्टेटमेंट्स है, ए इज 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी, या फिर ए इज थर्ड पर्सन फ्रॉम बी, इन दोनों का मीनिंग सेम है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर कुछ के को लेकर के बात हुई थी, ए इज के नंबर ऑफ पोजिशंस और प्लेसेस, या फिर ए इज के पर्सन। तो आप देखो, अगर ए थर्ड पर्सन है बी से, तो ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? 2, basically 3 minus 1. If A is k number of places away from B, तो A और B के बीच में कितने लोग हैं? k minus 1। यहीं पर अगर आपको मेंशन होता कि सपोज कुछ ज्यादा सीट्स हमारे पास, लेट्स से 10-15 सीट्स आर देयर, एंड आपको गिवन है क्वेश्चन में कि A is 10 प्लेसेस अवे फ्रॉम B, तो A और B के बीच में कितने लोग होंगे? 9। ओके, अब आप इससे ये समझ जाएंगे, जो सेकंड पार्ट है इसका स्टेटमेंट का, देयर आर
3 persons between A and B is not the same as A is 3 places away from B. दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं. जब आप कह रहे हो कि देयर आर 3 persons between A and B, राइट, देयर आर 3 persons between A and B, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि A and B के बीच में एग्जैक्टली 3 persons हो. और जब आप कहोगे कि A is 3 places away from B, तो उसमें A and B के बीच में 2 लोग होंगे. ऑलरेडी हम देख चुके. ऑलराइट, तो एक बार मुझे बता दो इस पार्ट में किसी को कोई भी डाउट है तो. ओके, सो फर्दर कंस्ट्रेंट्स पर हम मूव करते हैं नेक्स्ट. ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करेंगे. नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स ए इज बिटवीन बी एंड सी एंड ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी necessarily mean that A is the only one between B and C, right? अगर आपको स्टेटमेंट मेंशन किया जाता है कि A is between B and C या फिर A is exactly between B and C, तो इन स्टेटमेंट्स का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ A ऐसा पर्सन है जो B and C के बीच में है, और भी पर्सन हो सकते हैं B and C के बीच, राइट? जैसे जो प्रीवियस अरेंजमेंट था, अगर उसी की हम बात करें, मान लो ये 5 लोग हैं, राइट, 3, 4 and 5, और A इज बिटवीन B एंड C. लेट से B यहाँ पर बैठा हुआ है और C यहाँ पर, और आप कह रहे हो A इज बिटवीन B एंड C, तो पॉसिबल है. सपोज A यहाँ पर बैठा हुआ है, तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि A ही अकेला ऐसा पर्सन है जो B एंड C के बीच में हो सकता है? देयर कुड बी D and E ऑल्सो ना, राइट? एंड सेम होल्ड्स ट्रू फॉर दी अदर स्टेटमेंट जहां पर आपको मेंशन है कि A इज एग्जैक्टली बिटवीन B एंड C. ये बिटवीन और एग्जैक्टली बिटवीन का क्या गेम है यहाँ पर? सो बिटवीन में तो ऐसा है कि इक्विडिस्टेंट नहीं होगा, जरूर नहीं है कि इक्विडिस्टेंट हो. जैसे यहाँ पर देखो, A B के ज्यादा क्लोज है और C से अवे है, राइट, बट स्टिल यू आर सेइंग कि A हमारा B और C के बिटवीन है. लेकिन जब आप एग्जैक्टली बिटवीन की बात करेंगे तो एग्जैक्टली बिटवीन होना चाहिए, एकदम वो सिमेट्रिकल, एकदम इक्विडिस्टेंट होना चाहिए आइदर पर्सन से. ए जितना पोजीशन बी से अवे है उतना ही पोजीशन सी से अवे होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी. ये यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया इसने. द स्टेटमेंट ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी गिव्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट A is at equidistant position from B and C. Okay or not okay? All right. देन ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो ये कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, number of persons to the left of A is same as the number of persons to the right of B. A के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने ही लोग B के राइट में हैं. इसका मतलब क्या है? इफ A is positioned at a particular distance from the left end, B should be positioned at the same distance from the right end. Yet it should be noted that A need not necessarily be to the left of B. B may be among the persons to the left of A. A may be among the persons to the right of B. Okay, पूरा इसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे ये केस कंसिडर करो आप जो हमने ऊपर बनाया है, राइट. ये 5 सीट्स, राइट. ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने ही लोग बी के राइट में, राइट. ये आपको मेक श्योर करना. कहीं पर भी प्लेस करके देखता हूं मैं एक बार. मैंने ए को यहां पर रखा,
अब ये बताओ ए के लेफ्ट में कितने लोग, एंड नॉर्थ फेसिंग, ऑल आर नॉर्थ फेसिंग। ए के लेफ्ट में तो आप कह पा रहे हो कि ए के लेफ्ट में जीरो है, ए के लेफ्ट में कोई भी नहीं है लाइन से बाहर, राइट। एज पर दिस स्टेटमेंट अगर ए के लेफ्ट में जीरो है तो बी के राइट में भी जीरो होने चाहिए। अब ये बताओ बी को मैं कहां पर प्लेस करूं इस लाइन पर, सो दैट कि उसके राइट में जीरो हो, बताओ। राइट एंड पर, जो राइट मोस्ट एक्सट्रीम एंड है बेसिकली, उस पर प्लेस करते हैं बी को। अगर आप बी को यहां पर प्लेस कर देते हो तो उसके राइट में जीरो हो जाएगा, कंडीशन वैलिडेट हो गई, राइट। ए के लेफ्ट में जीरो है, बी के राइट में जीरो है। क्या सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है? देयर कैन बी अदर पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी? जैसे, राइट, सपोज हमने ए को यहां पे ना रखकर, लेट से ए को हमने यहां पर रख दिया, तो और मैं पोजिशंस को मार्क कर रहा हूं, जस्ट आप आंसर बता पाए तो 1 2 3 4 5। अगर ए को हमने पोजीशन 2 पर रखा तो बी को कौन सी पोजीशन पर रखेंगे, एक बार बताइए। पोजीशन 4 पर, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ए को हमने 2 पर रखा, ए के लेफ्ट में एक पर्सन है जो कि पोजीशन 1 पर बैठा हुआ है, तो बी के राइट में भी एक ही होना चाहिए। अब बी को अगर आप 4 पर रखोगे तो उसके राइट में एक पर्सन आ जाएगा जो कि पोजीशन 5 पर है। ओके, ऑलराइट। इसकी जगह अगर हम ए को लेट से एक बार के लिए ए को हमने एक्सट्रीम राइट हैंड पर रख दिया, अब ए के लेफ्ट में कितने लोग हैं? 4। तो बी के राइट में 4 होने चाहिए, बताओ बी को कहां पर प्लेस करें? वेरी गुड। तो हमें पूरी क्लैरिटी इस पर हो गई है, तो बी को हम प्लेस करेंगे 1, राइट। तो अब हम कह पा रहे हैं कि ए के लेफ्ट में 4 लोग है, बी के राइट में भी 4 लोग। ये वाली जो स्टोरी मैंने बताई लास्ट आपको अभी, ये इसने यहाँ पर ये इन 3 4 लाइन्स में ये चीज बताई हुई है, राइट। कि ए ऐसा हो सकता है जो बी के राइट पर्सन है उनका पार्ट ए है, और ए के लेफ्ट में जो पर्सन है उनका पार्ट बी है, हो सकता है ऐसा, राइट। ओके, किसी को कोई भी डाउट इन दो स्टेटमेंट्स में तो मुझे बता दो, अदरवाइज वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? द स्टेटमेंट इफ ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजिशंस then each of them will have one new neighbor gives rise to 3 possible cases. A and B may be in adjacent positions, but neither of them is at an end of the row. A and B are in alternate positions, but neither of them is at the end of the row. A is at one end of the row and B is at other end. In all these cases, the given condition is satisfied. समझते एक बार? ये कह रहा है कि अगर A एंड B अपनी पोजिशंस को इंटरचेंज करेंगे, देन ईच ऑफ देम विल हैव वन न्यू नेबर। ओके, मान लो जो भी गिवन सिनेरियो था वैसे ही हम यहाँ पर बना लेते हैं। 5 लोग हैं अगेन हमारे पास, राइट। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 लोग हैं। आपने ए को सपोज यहां पर बैठा है, राइट, और ए किसी पर्सन के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है। बेसिकली ए किसी पर्सन के साथ पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है, राइट, बी के साथ। ये बताओ अगर यहां पर बी आता है तो बी के कितने न्यू नेबर बनेंगे? अगर मैं जैसे ऐसे समझो आप इसको, सपोज मैं बी को यहां पर बना दूं, लेट से बी यहां पर है, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा गिवन कंडीशन को? अगर ए और बी अपनी पोजीशंस इंटरचेंज करें, राइट, इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा?
समझ लो ध्यान से, इस स्टेटमेंट में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी ओरिजिनल पोजीशन अबव वाला केस, और इंटरचेंज के बाद यहाँ पर आ गया बी, यहाँ पर आ गया ए, और ये बाकी 3% थे, लेट्स से सी डी ई है, ये इंटैक्ट है अपनी प्लेसेस पर, सी डी एंड ई। अब ये बताओ, इस इंटरचेंज में जब यहां से हम यहां पर गए, तो इस इंटरचेंज में ए के कितने न्यू नेबर आए? ए का 1 न्यू नेबर आया, ओके। बी के कितने न्यू नेबर आए? 0। ए का तो 1 न्यू नेबर आ गया, लेकिन बी के जो न्यू नेबर आए वो आए 0, राइट। बट हमें क्या चाहिए था? ईच ऑफ देम विल हैव 1 न्यू नेबर, वो तो हुआ ही नहीं। तो दैट मीन्स ऐसे तो ये नहीं बैठ सकते, मतलब अगर ए एंड पर आया हुआ है तो बी उसके एडजेसेंट, या एडजेसेंट बी उसके नहीं हो सकता ऐसे, राइट। ओके, अगर हम बी को एडजेसेंट नहीं रखते, सपोज एक के गैप पर रखना चाहें, बस मैं क्विकली आपको बता दे रहा हूं, अगर मैंने बी को सपोज यहां पर रखा, और अब हम कह रहे हैं कि ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगेन क्या प्रॉब्लम है? अगर आप बी को यहां पर लेकर आओगे तो उसका कोई न्यू नेबर आएगा ही नहीं, और ए को यहां पर ले जाओगे तो उसका ये वाला न्यू नेबर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है ये, राइट? सो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम बी को सेंट्रल पर ना रखकर बी को एक्सट्रीम एंड पर ही लेकर जाएं। ए लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पर है, बी राइट एक्सट्रीम एंड पर है, या फिर इसका उल्टा, ए राइट एक्सट्रीम पर हो और बी लेफ्ट एक्सट्रीम पर हो। तो अब बताओ, जब ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे और बीच में बैठे हुए हैं सी डी एंड ई, सो ए यहां पर आ जाएगा बी, देन ये सी डी ई एज इट इज, एंड देन ए। अब बताओ ए के कितने न्यू नेबर आए? ए का न्यू नेबर आ गया है ना, ई। ई इज द न्यू नेबर ऑफ ए, सेम वे सी इज द न्यू नेबर ऑफ बी। तो दोनों का एक एक न्यू नेबर आ गया। तो ये कह रहा है, यहां पर था थर्ड पार्ट, ए इज एट वन एंड ऑफ द रो एंड बी इज एट अदर एंड। तो इसमें पॉसिबल है, ये हमने समझ लिया। और कौन सा केस पॉसिबल है? अगर ये एडजेसेंट है, और एडजेसेंट में ये लोग एक्सट्रीम एंड का यूज नहीं कर सकते, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। एक्सट्रीम एंड पर तो नहीं हो सकता, एक्सट्रीम एंड वाला केस ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है। बेसिकली अगर एक पर्सन एक्सट्रीम एंड पर है तो दूसरा भी एक्सट्रीम एंड पर होना चाहिए, अदर एक्सट्रीम एंड पर, राइट। अब मान लो कि ये इन बिटवीन है, तो अगर ए यहां पर है, सपोज ए यहां पर है, बी उसका एडजेसेंट है, अगर आप इनकी पोजिशन इंटरचेंज कराते हो तो यहां पर बी आ जाएगा और यहां पर ए। ये था सी डी और ई, एंड सेम वे यहां पर सी डी और ई। अब बताओ, इंटरचेंज के बाद क्या वैलिडेट कर पा रहे हैं कि ए का 1 न्यू नेबर है और बी का भी 1 न्यू नेबर है? यस और नो, राइट? कंफर्म है एकदम, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट, ए एंड बी मे बी इन एडजेसेंट पोजिशंस बट नाइदर ऑफ देम इज एट एन एंड ऑफ द रो। ये एडजेसेंट पोजिशंस में हो सकते हैं, बट ये एंड्स पर नहीं होने चाहिए, कोई भी इनमें से एंड्स पर नहीं होगा, एक्सट्रीम एंड्स पर, इन बिटवीन होना चाहिए कहीं पर, और एडजेसेंट। तीसरा था कि इनके बीच में एक गैप हो, ए एंड बी आर इन ऑल्टरनेट पोजिशंस बट नाइदर ऑफ देम इज एट एन एंड ऑफ द रो। ऑल्टरनेट पर हो और एंड्स पर नहीं होना चाहिए। तो एक बार थर्ड केस बनाकर देख लेते हैं, और फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव करेंगे। ए ऑन 1 एंड बी ऑन 4, आप रख के देख लो। अगर ए को आपने यहां पर रखा और बी को यहां पर रख किया, ए को 2 न्यू नेबर मिल जाएंगे ना, अगर आप ए को यहां पर ले जाओगे इंटरचेंज करके। हमें चाहिए कि 1 न्यू नेबर होना चाहिए बस। ओके, वी आर लुकिंग फॉर 1 न्यू नेबर ओनली।
नॉट मोर देन दैट। सो एक लास्ट केस, जब ये ऑल्टरनेट पोजिशंस पर है, मींस इनके बीच में एक पर्सन है, तो मान लो कि ए यहाँ पर बैठा हुआ है और बी यहाँ पर बैठा हुआ है। अब बताओ जब आप इंटरचेंज इनको करोगे तो बी यहाँ पर आ गया और ए यहाँ पर, वन न्यू नेबर, सी, डी और ई। यहाँ पर सेम सी, डी और ई। डी तो इनका ओल्ड नेबर है, कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पर। डी तो इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेबर है, तो ए का न्यू नेबर कौन आया, ई, और बी का न्यू नेबर कौन आया, सी। तो यहाँ पर भी ये वैलिडेट हम कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली वन न्यू नेबर। ओके, तो यहाँ तक की मेरी सारी बातें आपको समझ आ गई है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज टू आस्क मी। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस के आप लोग गलत आंसर बताना मुझे। ये क्वेश्चन वन है, कंसिडर 8 people A to H sitting in a straight line. Find the number of possible ways for A and B to be seated such that A is sitting to the right of B. इसका आंसर बताइए सब लोग। 56। ओके, लेट्स सी। A is sitting to the right of B and there are 8 seats, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ये सभी नॉर्थ फेसिंग है सपोज, राइट? यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग की बात हो रही है। और दूसरा केस हो सकता है कि सभी साउथ फेसिंग हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। वी हैव टू कंसीडर बोथ पॉसिबिलिटी, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। ओके, सो ये कह रहा है ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी। मान लो पर्सन बी यहां पर है सपोज, तो ए के पास कितनी चॉइस है बी के राइट में होने के लिए? तो ए यहां पर भी आ सकता है, 1, 2, 3। इनमें से किसी भी पोजीशन पर अगर ए है तो वो बी के राइट में ही कंसीडर किया जाएगा। तो 7 पोजीशंस बची, 7 पॉसिबिलिटीज आप कह दोगे, प्लस अगर बी पर्सन हमने यहां पर बैठाया तो उसके बाद 6 पॉसिबिलिटीज है ए के लिए बी के राइट में होने को, तो फिर आ जाएगी 6 पॉसिबिलिटीज। ऐसे ही करके अगर आपने बी को यहां पर रखा तो ए के पास 5 पॉसिबिलिटीज एंड सो ऑन। और कहां तक ये नंबर जाएगा, 1 तक। मतलब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन सब का सम कितना होगा, 28, राइट? ठीक है, इन सब का सम 28 हो गया। अब 28 केसेस तो यहां पर आ गए जिसमें जो ए है वो बी के राइट में बैठा हुआ है। दूसरा केस, अगर हम साउथ फेसिंग वालों की बात करें, यहां पर बी बैठा हुआ है तो इसके राइट में अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसी टाइप का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। बी यहां पर है तो 7, अगर बी को यहां पर बैठाया तो फिर यहां से काउंट करोगे 6 पोजिशंस लाइक दैट अप टू 1। तो ये भी कितना आ गया, 28। और हमारा आंसर आ जाएगा 28 + 28, 56। ओके, इस क्वेश्चन को और हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि जैसे अगर हम टोटल पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करें ए एंड बी के लिए, आप बताओ ये फर्स्ट सिनेरियो में ए एंड बी के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी? टोटल, फॉरगेट दिस कंडीशन राइट और राइट, टोटल कितनी होंगी? तो ऐसा बोल सकते हैं कि बी के पास बैठने के लिए 8 सीट्स हैं
और ए के पास बैठने के लिए 7 सीट्स हैं, तो 8 इंटू 7 56। अगर हम टोटल सीट्स की बात करें ए एंड बी के पास ऑल टुगेदर, राइट, मतलब बी के पास 8 चॉइसेस हैं, वो ऑल 8 में से किसी भी एक सीट को ऑक्यूपाई कर ले, रिमेनिंग 7 में से कहीं पर भी जाकर ए बैठ जाए, तो 8 7 से 56 ही आ गया। अब आप मुझे बताओ, अगर हम दो ही लोगों की बात कर रहे ए एंड बी, तो या तो ए बी के लेफ्ट में होगा या फिर ए बी के राइट में होगा, यस और नो। वी ऑल अग्री विद दिस पॉइंट। ये टोटल पॉसिबिलिटीज 56 है, उनमें से या तो ए हमारा बी के लेफ्ट में है या फिर ए हमारा बी के राइट में है। और क्योंकि कोई भी अलग रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इट्स इक्वली लाइकली कि ए बी के लेफ्ट में हो या फिर ए बी के राइट में। देयर आर इक्वल चांसेस। तो आउट ऑफ 56 पॉसिबिलिटीज यू कैन से कि 28 पॉसिबिलिटीज में जो पर्सन ए है वो बी के लेफ्ट में होगा, एंड अदर 28 पॉसिबिलिटीज में पर्सन बी ए के राइट में होगा। तो इसीलिए हमने यहां पर 28 लिखा। इज इट फाइन? मतलब सोचो, अगर आपको यही चीज करनी होती कि ए बी के लेफ्ट में है, तो भी तो यही पैटर्न बनता, तो भी तो यही नंबर आता ना। तो वो हम वैसे लॉजिकली भी कह सकते हैं, क्योंकि और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बिल्कुल सिमेट्रिकल केस एक तरह से, जितने केसेस में ए बी के लेफ्ट में है उतने ही केसेस में ए बी के राइट में। ये बात क्लियर हो गई है? नाउ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आपको अगेन यही फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, बट यहाँ पर आपको ये फिक्स किया उसने कि ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। इसका जरा आंसर बताइए। वेरी गुड। सो 14 इज द राइट आंसर। मतलब आप देखो यहाँ पर ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। अगर बी यहाँ पर है, तो अब ए के पास 7 चॉइसेस नहीं है, अब ए के पास सिर्फ 1 चॉइस है। ए को बी के इमीडिएट राइट में होना है, मतलब ए सिर्फ यहीं पर आ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये बनी। वैसे ही अगर आपने बी को रखा यहाँ पर, तो अगेन ए यहाँ पर आ सकता है। ऐसे करके आप देख लो कि जितनी पॉसिबिलिटीज बी के पास है उतनी ही पॉसिबिलिटीज ए के पास आ रही है, दैट मीन। तो बताओ कि अगर नॉर्थ फेसिंग है तो बी के पास कितनी चॉइसेस है? तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट है, इसके आगे बी नहीं बढ़ सकता। अगर बी यहाँ पर है तो ए यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा एक्सट्रीम केस हुआ। तो 7 पॉसिबिलिटीज नॉर्थ फेसिंग केस में, बाय सिमेट्री यू कैन से 7 पॉसिबिलिटीज साउथ फेसिंग केस में। इसीलिए आंसर आ जाएगा 7 + 7 इज इक्वल टू 14। इज इट फाइन? समझ गए ना ये स्टेटमेंट? ना, नेक्स्ट पर चलते हैं फिर। नंबर 3, देर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। इसको कीजिए जरा। 10। ओके। 10 16 20। देखते हैं। सो देर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। मान लो आपने बी को यहां पर बैठा है सपोज, तो ए एंड बी के बीच में 2 लोग होने चाहिए, तो ए आ गया यहां पर। एक पॉसिबिलिटी ये बन गई, राइट। उसके बाद अगर आप बी को शिफ्ट करें,
बी को आपने एक पोजीशन आगे मूव किया, तो फिर ए आ गया यहाँ पर, टू पॉसिबिलिटीज। उसके बाद आपने बी को फर्दर मूव किया, तो ए थर्ड पॉसिबिलिटी। ऐसे करके बी को आप दो बार और मूव कर सकते हैं, राइट। बी को यहाँ पर मूव किया, ये बन जाएगी फोर्थ पॉसिबिलिटी। और लास्ट बी को आपने यहाँ पर मूव किया, तो ये बन जाएगी फिफ्थ पॉसिबिलिटी। 5 यहां से, 5 साउथ से, 5 + 5 10, बट आंसर इज 20। क्योंकि आपको यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि ए बी के राइट में है या ए बी के लेफ्ट में है। तो जब आपको ये नहीं बताया गया कि ए बी के राइट में है या लेफ्ट में, तो आप एज्यूम क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर आपको दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करनी पड़ेगी कि ए बी के राइट में है या फिर ए बी के लेफ्ट में। बोथ आर पॉसिबल ही, राइट। तो 5 + 5 10 पॉसिबिलिटीज तब आई जब हमने ये कंसिडर किया कि ए बी के राइट में है। तो कैन वी से कि 10 पॉसिबिलिटीज तब भी आएंगी जब हम कंसिडर करेंगे कि ए बी के लेफ्ट में है। तो आंसर जो फाइनल होगा वो होगा हमारा 10 + 10। ये बात क्लियर हो गई है ना सभी को? ओके। जैसे ये पर देख लो, ये जो बी और ए बना हुआ है अभी, ऐसे उल्टा भी तो हो सकता है कि ए यहां पर हो और बी यहां पर हो। तब भी तो आप कह पा रहे हो ना कि ए एंड बी के बीच में दो लोग हैं, राइट। तो ऐसा हर एक केस के लिए पॉसिबल है। जो भी आपने 5 केसेस बनाए ए और बी के लिए, उन सब में ए और बी का आप स्वैप कर दो, तो 10 केसेस बन जाएंगे। 10 केसेस नॉर्थ के लिए तो 10 साउथ के लिए, 20 आ जाएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट, ए इज सिटिंग 3 places अवे फ्रॉम बी। अब मेरे हिसाब से इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ए इज सिटिंग 3 places अवे फ्रॉम बी। कितना आंसर होगा इसका? वेरी गुड। जो भी प्रीवियस स्टेटमेंट था वही तो है ये। आंसर इज 20। ए इज 3 places अवे फ्रॉम बी, या फिर देयर आर 2 persons बिटवीन ए एंड बी। एक तो बात है। ओके। तो जस्ट स्टेटमेंट 3 का ही रेप्लिका है ये। आई होप सबको ये क्लियर हो गया है। ए इज 3 places अवे फ्रॉम बी मीन्स ए और बी के बीच में दो लोग हैं। नाउ स्टेटमेंट नंबर 5, ए इज सिटिंग 3 places अवे टू द राइट ऑफ बी। क्विक आंसर कीजिए। 3 places अवे टू द राइट ऑफ बी। यस, यस, वेरी गुड, इट्स 10। अब यहां पर चलते हैं। ये था ना, यहां पर हमने 10 निकाला था आंसर, कि 10 होगा राइट से और 10 होगा लेफ्ट से। अगर हम एज्यूम करें कि ए बी के राइट में है तो 10 होगा, और एज्यूम करें कि ए बी के लेफ्ट में है तो भी 10 होगा। तो 10 + 10 20 आया था इधर। स्टेटमेंट 3 20 था, स्टेटमेंट 4 में भी 20 था, क्योंकि दोनों लेफ्ट और राइट की पॉसिबिलिटीज थी। बट स्टेटमेंट 5 में सिर्फ राइट की पॉसिबिलिटी है। अब आप श्योर शॉर्ट कह पा रहे हो कि ए जो है वो बी के राइट में ही है। एंड 3 places अवे मीन्स कि उनके बीच में दो लोग हैं। तो ए एंड बी के बीच में दो लोग होने चाहिए, और ए बी के राइट में ही आएगा। तो नॉर्थ फेसिंग के लिए 5 पॉसिबिलिटीज बनती है और साउथ फेसिंग के लिए भी 5। इसीलिए हमारा आंसर यहां से कितना आता है? 10। ओके। ना, नेक्स्ट पर चलते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ए इज सिटिंग एडजेसेंट टू बी एंड सी। अब एक थर्ड पर्सन भी आ गया यहाँ पर, देखो ध्यान से। फाइंड द पॉसिबल वेज फॉर ए बी एंड सी टू बी सीटेड such that A is sitting adjacent to B and C। इसका बताइए। 24। ओके।
12, can we read it like कि there is one person between B and C? अभी पहले हम ये सॉल्व कर चुके हैं कि देर आर 2 पर्सन बिटवीन बी एंड सी या ए एंड बी जो भी था वहां पर। अगर हम उसमें कंफर्टेबल हैं तो ये वही तो है। बस वहां पर बीच में दो लोग थे, यहाँ पर इनके बीच में एक ही है। ए जो है वो बी एंड सी के बीच में है ना, राइट, और उनके एडजेसेंट है। मतलब कुछ ऐसा बनेगा कि बी यहाँ पर है तो ए यहाँ पर और सी यहाँ पर, या फिर सी ए और बी, ऐसा हो सकता है ना। ये एडजेसेंट है, राइट। सो देख लेते हैं एक बार। जैसे आपने बोल दिया कि सपोज बी यहाँ पर लेफ्ट एक्सट्रीम पर है, लेट्स से बी, तो ए इज सिटिंग एडजेसेंट टू बी एंड सी, मतलब ए यहाँ पर होना चाहिए और फिर सी यहाँ पर होगा। एक पॉसिबिलिटी ये आ गई। अब ऐसे करके आप देख लो कि ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो, बी ए सी। नेक्स्ट हो सकता है यहाँ पर बी आ जाए, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, सेकंड पॉसिबिलिटी, या फिर बी ए सी थर्ड पॉसिबिलिटी, या फिर बी ए सी फोर्थ पॉसिबिलिटी, बी ए सी फिफ्थ पॉसिबिलिटी, और बी ए सी सिक्स पॉसिबिलिटी। ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज आ गई। अब यहाँ पर अगेन सेम फंडा, आप ये भी तो कह सकते हो ना कि बी और सी स्वैप हो सकते हैं। बी ए सी हो या फिर सी ए बी हो, दोनों ही केस में ए इज सिटिंग एडजेसेंट टू बी एंड सी। तो अगर ये 6 पॉसिबिलिटीज आई तो एक्चुअल में वो कितनी है, 6 × 2 12। ये 6 × 2 12 आई नॉर्थ के एजम्पशन से। अगर साउथ का एजम्पशन लोगे तो 6 × 2 12 यहां से भी आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दो तो 12 and 12 is 24 पॉसिबिलिटीज ऑलटुगेदर। कोई डाउट किसी को भी इसमें? नाउ नेक्स्ट, स्टेटमेंट नंबर 7 कह रहा है ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, और एट्थ स्टेटमेंट है ए इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। आई वांट कि ये दोनों आप एक बार घर पर ट्राई करें, और बेटर हम लोग एक यहाँ पर सेट सोल्व कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो दोनों का आप नोट बना लो कि ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, इससे आपको पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। और स्टेटमेंट नंबर 8 जिसमें ए इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी, इसकी पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। ये कैलकुलेट करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं डिस्कस कर लूंगा। इसको ट्राई कीजिए। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ ए इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं ना। कितना आंसर आएगा यहाँ से? इसका तो फटाफट आप बता सकते हैं। 9, 16 आना चाहिए ना आंसर इसका। 16। आप बताओ, 8 पोजिशन हैं टोटल। अगर इसमें ए कहीं पर भी आया तो उसके करस्पॉन्डिंग बी के लिए कोई ना कोई पोजीशन तो बच ही जाती है। जैसे ए यहाँ पर आया तो बी यहाँ पर आ जाएगा, राइट। या फिर ए को आपने यहाँ पर रखा तो बी को यहाँ पर, ए इधर है तो बी इधर, ए बी, और भी आगे बढ़ सकते हो, ए यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी। ए जो है वो ऑल 8 पोजिशंस ऑक्यूपाई कर सकता है, ऑल 8 कहीं पर भी आ सकता है। उसके करस्पॉन्डिंग बी कहीं ना कहीं पर एडजस्ट कर ही लेगा, टू मेक श्योर कि नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो 8 पॉसिबिलिटीज यहां से आ जाएंगी, और 8 यहां से, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 16, राइट।